ये चैटबॉट आपको एक क्लाइंट से पर मंथ 150 से $200 कमा के दे सकता है। और ये वर्कफ्लो बनाना आज मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। एन10 सीरीज के आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से रैग बेस्ड एआई चैटबॉट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, उनका वर्कफ्लो किस तरह से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रैग होता क्या है, रैग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, रैग सिस्टम किस तरह से काम करता है, एआई के साथ चैट को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, एआई एजेंट्स हम किस तरह से बिल्ड करते हैं, और हमारी बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटाबेस है हमारे पास, जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट है, जो एफएक्यूज हैं या हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स, वो हम किस तरह से वेक्टर डेटाबेस में सेव करते हैं और उस वेक्टर डेटाबेस से फिर एआई एजेंट ला के कस्टमर्स को रिप्लाई देता है। ये सारा वर्कफ्लो बनाने के बाद हम अपने चैटबॉट को इंटीग्रेट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। ये हमारी वेबसाइट पे 24/7 लाइव रहेगा, कस्टमर विजिटर्स इससे बातचीत कर सकते हैं और ये ऑटोमेशन पे उनको रिप्लाई जनरेट करके देता रहेगा। ये चैटबॉट ट्रेडिशनल चैटबॉट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ट्रेडिशनल चैटबॉट जनरली रिप्लाई देते हैं कस्टमर्स को, और इसमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, बिजनेस की नीड के मुताबिक कस्टमर्स को एआई रिप्लाई जनरेट करके देगा। मजीद एआई को सीखने के लिए, एआई के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एआई विद मोहम्मद पे मुझे फॉलो कीजिएगा और मेरे सोशल मीडिया चैनल पे मुझे फॉलो कीजिएगा। ये कंप्लीट लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट इसका लिंक चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रैग लिख के कमेंट करें, तो इसका लिंक मैं आपको डीएम कर दूंगा। जी, आज के लेक्चर का हमारा जो मेन गोल है, आज हम अपना रैग बेस्ड एक चैटबॉट बनाएँगे, जो कि हम अपनी वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और वो चैटबॉट जो है ना कस्टमर की क्यूरीज़ का रिप्लाई देगा, और ये सब कुछ ऑटोमेशन पे चलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि रैग होता क्या है, रैग किस चीज़ को बोलते हैं, ये किस तरह से रैग सिस्टम काम करते हैं, इनमें जो वेक्टर डेटाबेसेस होती हैं वो किस तरह से इंटीग्रेट होती हैं, उसमें डाटा किस तरह से फीड होता है, और देन हमें रिस्पॉन्स किस तरह से जनरेट करके एआई फिर रिप्लाई देता है। हम अपने टॉपिक पे चलने से पहले अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि एपीआईज़ क्या होती हैं, वेब हुक्स क्या होती हैं, हमारे पास कितनी तरह की डेटाबेसेस की ऑप्शन अवेलेबल है एन10 में, और फिर हमने एआई एजेंट्स देखे कि एआई एजेंट का क्या रोल होता है एन10 में। उसमें टूल्स हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, उसमें चैट मॉडल किस तरह से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, और उसमें मेमोरी किस तरह से ऐड की जाती है। अब हम इन सारी चीज़ों को आज प्रैक्टिकल करेंगे अपने रैग बेस्ड चैटबॉट बनाने में। अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो प्रीवियस लेक्चर है उनको भी देख लें, और उसके बाद आप ये लेक्चर देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप यूट्यूब पे आके ए विद मोहम्मद सर्च करेंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे हमारे पास एन10 के 2 लेक्चर जो है वो हो चुके हैं। सबसे पहला हमारे पास ये है एन10 का इंट्रोडक्शन, इसमें हमने किया एन10 को किस तरह से आपने लोकली सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। और इसकी जो टेक्निकल टर्म्स थी, जिस तरह अभी मैंने बताया, एपीआईज़, वेब हुक्स, एआई एजेंट्स वगैरह, तो वो सारी हम इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले आप इन 2 लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा, देन आप थर्ड लेक्चर जो है चैटबॉट का, इसको फॉलो कीजिएगा। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आसानी से आ जाएँगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रैग है क्या? रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इसको हम अगर शॉर्ट में देखें तो हम इसको रैग बोलते हैं। आसान अल्फाज में अगर समझें तो एआई से आंसर लेना अपने डाटा के मुताबिक, ये एक रैग है। ये इसको रैग सिस्टम बोलते हैं। हम आम तौर पे देखते हैं कि चैट जीपीटी को मैं कोई मैसेज करता हूँ या जेमिनी को मैसेज करता हूँ तो मुझे एक जर्नल रिप्लाई देता है। मैं चाहता हूँ कि ये एआई रिप्लाई करे स्पेसिफिकली मेरी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। मैं इसको इन्फॉर्मेशन दूँगा, मैं इसको डाटाबेस दूँगा, और उस डाटाबेस से ये इन्फॉर्मेशन फेच करते हुए जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करेगा। तो इस पर्पज़ के लिए हम रैग सिस्टम को यूज़ करते हैं। रैग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? रैग में जितना भी सिस्टम हम बनाते हैं, इसका जो आंसर करने का तरीक़ेकार होता है, जो आंसर ये जनरेट करता है, ये सारे का सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हम इसको डाटा जो है वो दे देते हैं। वो एफएक्यूज़ हो सकते हैं, वो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो आपकी वेबसाइट का कंटेंट हो सकता है,
आप ई-कॉमर्स करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है तो आपके मेन्यू की डिटेल, आपके जो बिज़नेस हावर्स हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आप उसमें यहाँ पे फ़ीड कर सकते हैं। तो उस नॉलेज बेस के बिहाफ़ पे ये एआई रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये हमें एक्यूरेट जो रिस्पॉन्स है ना, ये जनरेट करने में मदद देता है, इसलिए हम रैग सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल चैटबॉट और रैग बेस्ड जो चैटबॉट है, इनमें क्या डिफरेंस है। जिस तरह अभी मैंने डिस्कस किया कि हम चैट जीपीटी को या जेमिनी को कोई भी मैसेज करते हैं, तो वो फ़ौरन जो उसका एलएलएम मॉडल है, वो एआई मॉडल, वो रिस्पॉन्स जनरेट करके हमें आंसर कर देता है। जबकि रैग बेस्ड जो चैटबॉट होते हैं, वो इस तरह से काम नहीं करते। उनके काम करने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं रैग-बेस्ड चैटबॉट को एक क्वेश्चन करता हूँ, तो सबसे पहले वो चैटबॉट क्या करेगा, उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। जो भी टेक्स्ट या वर्ड्स मैंने सेंड किए हैं, उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा। देन वेक्टर डेटाबेस में जाएगा, जहाँ पे मैंने अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ पे मैंने डेटाबेस सेट की हुई है। वहाँ से जाके उन वेक्टर्स को सर्च करेगा। जब उसको रिलेटेड जो वेक्टर्स हैं, वो वहाँ से फाउंड हो जाएँगे, तो उसके बिहाफ़ पे फिर एआई अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो फिर मुझे रिप्लाई में देगा। तो इस तरह से रैग बेस्ड जो चैटबॉट हैं, ये काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम जो रैग चैटबॉट बनाने जा रहे हैं, इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं, जिनको हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले है डाटा सोर्स। आपको रैग बेस्ड जितने सिस्टम हैं, सबसे पहले उनको डाटा सोर्स प्रोवाइड करना होगा। वो पीडीएफ की सूरत में हो सकता है, वो वर्ड की फ़ाइल हो सकती है, वो कोई एक्सेल शीट हो सकती है, वेबसाइट का कंटेंट हो सकता है, एफएक्यूज़ हो सकते हैं, वो कोई भी डाटा हो सकता है। सबसे पहले हमें डाटा सोर्स देना है। सेकंड स्टेप इसका जो आता है डाटा को स्प्लिट करने का। डाटा को स्प्लिट करना क्यों ज़रूरी है? मैं अगर आसान अल्फाज में समझाऊँ कि मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है 500 पेजेस की, जिसमें मेरे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है। वो मैंने अपने वेक्टर डेटाबेस में ऐड की। अगर मैं वो वेक्टर डेटाबेस से इसको रिलेट नहीं करूँ, डाटा स्प्लिट नहीं करूँ, तो वो किस तरह से काम करेगा? एआई उस पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा, 500 पेजेस को, और वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स ला के देगा। जबकि हम वेक्टर्स में जब जाएँगे, तो तब वहाँ पे इस तरह से नहीं होता। हम डाटा को स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट चंक्स में। मिसाल के तौर पे 200 वर्ड्स का एक चंक बना दिया या 300 वर्ड्स के डिफरेंट चंक्स बना दिए, तो ये डाटा को स्प्लिट कर देगा छोटे-छोटे पीसेस के अंदर। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो हमें एक्यूरेट आंसर मिलेगा, दूसरे का फ़ायदा ये होगा कि हमें आंसर जो मिलेगा वो बिल्कुल फ़ास्ट मिलेगा। कंपेयर करें अगर इसको हम, तो एक 500 पेजेस को रीड करना और एक 300 वर्ड्स को रीड करना, तो ये जो ऑपरेशन है ना, ये फास्ट जो है ना परफॉर्म होंगे। तो ये हमें फ़ायदा होता है डाटा को स्प्लिट करने का, और इसमें हमें जो एआई के जो टोकन्स की कॉस्ट है ना, वो भी लो पड़ती है। अगर आप एआई से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो इसकी एक कॉस्ट होती है। इसकी कुछ फ्री में लिमिटेशन है, लेकिन अब वो लिमिटेशन जब एक्सीड कर जाती है, तो आपको इनके पेड प्लान लेने पड़ते हैं। तो वो जो पेड प्लान है, आपको उनमें टोकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि फॉरवर्ड्स का जो है वो एक टोकन यहाँ पे काउंट होता है। तो अगर आप इस तरह से पूरी की पूरी फाइल जो है वो दिया करेंगे और उसके साथ रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो वो टोकन लिमिट आपकी बहुत ज़्यादा चली जाएगी और कॉस्टिंग इसकी बहुत हाई हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट चंक्स में जब हम डिवाइड कर देते हैं डाटा को, तो ये हमें लो कॉस्ट में पड़ता है। थर्ड इसका जो कोर मॉड्यूल है, वो है एम्बेडिंग मॉडल्स। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि एम्बेडिंग मॉडल्स ये वो मॉडल्स हैं जो कि हमारे टेक्स्ट को, वर्ड्स को कन्वर्ट कर देते हैं वेक्टर्स के अंदर, और ये फिर उन वेक्टर्स डेटाबेस में जाके सर्च करता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और हमें वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। फोर्थ इसका कोर कंपोनेंट है हमारे पास वेक्टर डेटाबेस। इसमें हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। आज हम यूज़ करेंगे अपने इस चैटबॉट फ्लो में, वो हम पाइनकॉन को यूज़ करेंगे। इसके अलावा सुपरबेस है, मोंगोडीबी है, उसको भी एज अ वेक्टर डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं हमारे पास यहाँ पे यूज़ करने के लिए। ये डेटाबेसेस क्या करती हैं, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये वेक्टर्स में जाके सेव करती हैं अपने डाटा को, और वहाँ से हम फिर रीड करके इसको जो रिप्लाई है इसका, वो जनरेट करते हैं। पाँचवाँ इसका स्टेप है रिट्राइवल का। रिट्राइवल का मकसद ये होता है कि इसने वेक्टर डेटाबेस में जाके उस स्पेसिफिक डाटा को सर्च करना है और उससे सिमिलर डाटा हमें फाउंड करके ला के देना है।
देन 6 स्टेप पे जो एलएलएम मॉडल्स हमने इसके साथ अटैच किए होते हैं, जिसमें चैटजीपीटी है या जेमिनी वगैरह है, तो वो उस रिज़ल्ट के बिहाफ़ पे हमें फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके आगे रिप्लाई सेंड करते हैं। तो ये इसके 6 कोर कंपोनेंट्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप एन10 की स्क्रीन पे जाके प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि ये सारे के सारे हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एन10 का वर्कफ़्लो बिल्डर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। हम यहाँ पे इसके 2 स्टेप बनाएँगे। हम 2 वर्कफ़्लो पहले डिज़ाइन करेंगे। पहला वर्कफ़्लो हमारा ये होगा कि हमने वेक्टर डेटाबेस के अंदर डाटा को फ़ीड किस तरह से करना है, उसको डाटा सोर्स किस तरह से प्रोवाइड करना है। और जो सेकंड वर्कफ़्लो हमारा होगा, उसमें हम अपना चैटबॉट डिज़ाइन करेंगे इस डाटा को इंटीग्रेट करते हुए। तो हम अभी पहले अपना वर्कफ़्लो जो है वो डिज़ाइन करते हैं। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको मैन्युअली ट्रिगर करूँगा। मैं चाहूँगा कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, देन इस फ्लो को एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए। अब मैं फ्लो इस तरह से बनाना चाहता हूँ कि मैं अपनी गूगल ड्राइव के साथ अपने डाटा को लिंक करूँगा। जैसे ही मैं गूगल ड्राइव पे कोई भी फ़ाइल अपलोड करूँ अपने स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर में, तो उस फ़ाइल को प्रोसीड होते हुए वेक्टर डेटाबेस के अंदर सेव हो जाना चाहिए। ये हमारा पहला फ्लो होगा। अब यहाँ पे हम प्लस पे आते हैं, तो सबसे पहले हम गूगल ड्राइव को इंटीग्रेट करते हैं। आपने यहाँ पे गूगल ड्राइव सर्च करना है, ये हमारे पास ड्राइव आ गई। सबसे पहले तो मैंने सर्च करना है फ़ाइल और फ़ोल्डर्स को। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल, हम यहाँ पे क्रेडेंशियल जो है इसके क्रिएट करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें समझना ज़रूरी होंगी। ये मेक डॉट कॉम की तरह सिंपल नहीं है, जिस तरह हमने लॉगिन किया था वहाँ पे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी ड्राइव लिंक हो गई थी। इसको हमें सेटअप करने के लिए 2 चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी, एक क्लाइंट आईडी और एक क्लाइंट सिगरेट। तो ये हम देखते हैं कि हमने कहाँ से लेना है। आप देख रहे होंगे कि हर नोट के अंदर ना यहाँ पे आपको ये जो है ना नोटिफ़िकेशन ये देखने को मिलेगा। यहाँ से एक और चीज़ आपको समझ में आएगी कि अभी तो मैं गूगल ड्राइव को या जो भी चीज़ें हम यहाँ पे लिंक करेंगे, उसके अलावा आप किसी फ़ंक्शन को, किसी ऐप को, किसी नोट को यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये किस तरह से काम करता है, तो आपने यहाँ से आके उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ओपन कर लेना है और वहाँ पे जो स्टेप्स आपको बताए होंगे आपने उनको फॉलो करना है। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से ही चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे और इधर जो स्टेप बताए हुए हैं हम उनको फॉलो करते हुए अपनी इंटीग्रेशन जो है उसको प्रोसीड करेंगे। हम यहाँ पे डाउन पे आ जाते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसने सारे स्टेप्स हमें बताए हुए हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्लाउड कंसोल पे एक अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास जीमेल है तो आप सिंपली यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं अपनी जीमेल के साथ। जब आप यहाँ पे साइन अप करेंगे, इसके लिए आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना ज़रूरी है। अगर वो ऑन नहीं है तो पहले आपने वो ऑन कर लेनी है और उसके बाद आपने जो क्लाउड कंसोल है यहाँ पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास इस तरह से स्क्रीन नहीं आएगी, बल्कि आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म आएगा, 2 फ़ील्ड्स आएँगी। मैं चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो बना चुका हूँ, इसलिए मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो इसकी डैशबोर्ड है, ओवरव्यू है, वो नहीं आ रहा। मैं यहाँ से जाता हूँ, ये प्रोजेक्ट्स का है फ़ोल्डर, यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट का नाम है वो एनएडन चैटबॉट रख दिया। मैं यहाँ से इसको क्रिएट करता हूँ। अब मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो चुका है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, हम इस प्रोजेक्ट को अब सिलेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया, यहाँ से फिर हमने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट भी कर लिया। अब हमें इसके लिए जो एपीआईज़ है ना उनको इनेबल करना है। उसके लिए कहाँ पे जाना है, हमने एपीआईज़ एंड सर्विसेज़ और लाइब्रेरी के सेक्शन में। हम यहाँ पे आ जाते हैं इधर साइड बार में, यहाँ पे मेरे पास एपीआई एंड सर्विसेज़ का ऑप्शन है, ये है हमारे पास लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में आएँगे और यहाँ पे हमने 3 चीज़ें सर्च करनी है। आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें देखने को मिल रही होंगी कि अगर आपने गूगल ड्राइव की एपीआई लगानी है, तो उसके लिए आपको ये 3 एपीआई इनेबल करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे आता हूँ लाइब्रेरी में, यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ गूगल डॉक्स को। ये हमारे पास गूगल डॉक्स की लाइब्रेरी है और यहाँ से इस एपीआई को हम इनेबल कर देंगे। सेकेंडली मुझे चाहिए गूगल शीट। अब हम यहाँ से बैक आएँगे। आपने अगेन लाइब्रेरी में आ जाना है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शीट। ये शीट की हमारे पास एपीआई है और इसको मैं यहाँ से इनेबल कर दूँगा। थर्ड है हमारे पास गूगल स्लाइड्स। हम अपनी लाइब्रेरी में वापस आएँगे, यहाँ से मैं स्लाइड जो है वो सर्च करता हूँ। ये हमारे पास एपीआई है गूगल स्लाइड्स की।
यहाँ से मैंने इसको इनेबल कर दिया। हमारा जो सेकंड स्टेप था ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। हमें ये जो ऑथ है ना इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए वो हमें बता रहा है कि आपने एपीआई एंड सर्विसेज़ और यहाँ पे ऑथ की जो स्क्रीन है यहाँ पे आ जाना है। हम अपने इस मेन्यू में आते हैं तो ये है हमारे पास ऑथ कॉन्स्टेंट स्क्रीन। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ से आप गेट स्टार्टेड करेंगे। अपनी ऐप का नाम आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। ऐप का नाम भी मैं सेम रख देता हूँ। सपोर्ट के लिए आप अपनी ही ईमेल को चूज़ करें। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम क्योंकि वर्कस्पेस यूज़र नहीं है तो हमारे लिए एक्सटर्नल का ऑप्शन ये अवेलेबल है। मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी जो ईमेल है वो ही यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और क्रिएट कर देंगे। अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ऐप जो क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा जो थर्ड स्टेप था ये कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अब हमने एपीआईज़ के अंदर क्रेडेंशियल में जाना है और वहाँ जाके क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने हैं। हम यहाँ पे वापस आते हैं अपने एपीआईज़ के सेक्शन में और ये है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल में अभी हमारे पास कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है तो आप क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे। हमें क्या चाहिए ऑथ क्लाइंट आईडी। हम यहाँ पे एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं जी हमें ये वाली आईडी चाहिए। हम यहाँ पे ये चूज़ करेंगे। एप्लीकेशन टाइप हमारी जो ये एप्लीकेशन है इसको वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। हम एन10 में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए वेब एप्लीकेशन है। इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये नाम रखा हुआ है, आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रख दिया। अब यहाँ पे आपने एक ऑथराइज़्ड यूआरएल ऐड करना है। ये आपको मिलेगा एन10 के अंदर। जब एन10 के अंदर आएँगे तो ये जो पहली फ़ील्ड है ना इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने यूआरएल में ऐड कर देना है और इसको अब हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। स्क्रीन पे आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये हमारे लिए ज़रूरी है कनेक्शन बनाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट आईडी इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपनी एन10 पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेकंड है हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट की, वो आपने यहाँ से कॉपी करना है। अब आपने ये क्लाइंट सीक्रेट किया है इसको कॉपी करके सेव कर लेना है अपने पास, क्योंकि जब आप ओके कर देंगे ये पॉपअप जो है वो बंद हो जाएगा तो ये अगेन आप इसको नहीं देख सकेंगे। तो आपने इसको पहले कॉपी करके कहीं रख लेना है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सेव हो गई। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप तो कोई प्रोसीड करने वाला नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका कोई नहीं है। तो अब हम यहाँ से आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे साइन इन विद गूगल करेंगे। ये मेरा ईमेल है, इसको मैं चूज़ करता हूँ। यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है। इस एरर की एक वजह ये है कि हमने ये जो अपना ईमेल है ना, ये उस ऐप के डेवलपर सेक्शन में एज़ अ टेस्ट यूज़र ऐड नहीं किया हुआ। तो गूगल चाहता है कि जो ऑथेंटिकेट यूज़र्स हैं ना, सिर्फ़ उनको अलाउ करेगा, बाकी सबसे एक्सेस इसकी जो है वो लिमिट कर देगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अपने ईमेल को हमने इसका जो टेस्ट यूज़र है, वहाँ पे ऐड कर देना है। इसके लिए हम वापस आते हैं अपने गूगल क्लाउड कंसोल पे। यहाँ से ये जो एप्लीकेशन हमने बनाई, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ पे ऑडियंस में आ जाना है। ऑडियंस में ये आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप टेस्ट यूज़र जो है वो ऐड करेंगे। आप अपना ईमेल कॉपी करके यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो उसने टेस्ट यूज़र में हमारे इस ईमेल को ऐड कर दिया। अब दोबारा से हम इसको जो है वो ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ से ये ईमेल चूज़ करता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे इसका जो कोड है ऑथेंटिकेटर का वो यहाँ से चूज़ करना है। ये मोबाइल से मैंने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर देंगे और ये आपको सारी परमिशन इसको अलाउ करनी होगी। यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारा जो गूगल ड्राइव का जो सेक्शन था इंटीग्रेशन का वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो कनेक्शन है एनी10 का और गूगल ड्राइव का यहाँ पे हो चुका है।
हम इसके बाकी सेटिंग्स अब देख लेते हैं। हमें फ़ोल्डर चाहिए, फ़ाइल और फ़ोल्डर दोनों चाहिए। ऑपरेशन क्या है, हमने सर्च करना है, सर्च मेथड क्या होना चाहिए, बाय फ़ोल्डर नेम। हमें सारे के सारे रिज़ल्ट चाहिए। यहाँ पे हम फ़िल्टर कर लेते हैं फ़ोल्डर को। हमें किस फ़ोल्डर से सिलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, गूगल ड्राइव एपीआई हैज़ नॉट बीन यूज्ड, एरर आ रहा है यहाँ पे। क्रेडेंशियल्स हमारे ठीक हैं। हमें देखना पड़ेगा कि मसला क्या है। तो ये बता रहा है कि गूगल ड्राइव एपीआई आपने इनेबल नहीं की। हम अपनी जो गूगल क्लाउड कंसोल है यहाँ पे वापस आते हैं। हम वो जो पार्ट था उसको भूल गए हैं। एपीआईज़ में और लाइब्रेरीज़ में आएँगे। यहाँ पे अब हमने गूगल ड्राइव सर्च करना है। इसकी इंटीग्रेशन जो है ये रह गई थी। ये हमारे पास गूगल ड्राइव की एपीआई है। यहाँ से इसको भी इनेबल करना पड़ेगा। हम अपने एनीटाइम में वापस आते हैं। मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। एक दफ़ा हम रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। देन अगेन इसकी जो सेटिंग्स हैं ना हम वो चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोल्डर्स पे आता हूँ, तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे फ़ोल्डर आ गया। वो हमने गूगल ड्राइव की एपीआई वहाँ पे इनेबल नहीं थी की हुई, तो वो उस इश्यू की वजह से एरर आ रहा था। तो ये एक फ़ोल्डर मैंने अपने ड्राइव में क्रिएट किया हुआ। मैं इसको यहाँ पे चूज़ करता हूँ। मैं इनको पहले एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ। तो हमारे पास अभी तक कोई डाटा है ना अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक फ़ाइल में पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करता हूँ अपने गूगल ड्राइव में, और फिर हम इसको सर्च करके देखते हैं। मैंने एक स्मॉल सी एक फ़ाइल बनाई है पीडीएफ, जिसमें मैंने एक रेस्टोरेंट का कुछ डमी डाटा ऐड किया है। अब हम इसको गूगल ड्राइव पे जाके देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पे ये एक्सेस हो रही है फ़ाइल या नहीं हो रही। हम यहाँ से अपने स्टेप को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास एक फ़ाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है। अब हम अपने फ्लो में वापस आते हैं। मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि ये जो फ़ाइल हमें मिली है, इसको हमने डाउनलोड करना है और देन वेक्टर डेटाबेस को फॉरवर्ड करना है। मैं अगेन यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। हम गूगल ड्राइव में यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा हमारे पास। यहाँ से हमने डाउनलोड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, हमने फ़ाइल को डाउनलोड करना है। यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक है लिस्ट, एक है यूआरएल और एक आईडी। आईडी हमें जो फ़ाइल की ना वो प्रीवियस नोट से मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय आईडी करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है फिक्स। आप यहाँ पे फिक्स जो इसका वेरिएबल है ये पुट कर देंगे, कोई भी आईडी यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमेशा फिक्स रहेगी। हमें फिक्स नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि जिस-जिस तरह फ़ाइल ऐड होती रहेगी उसकी आईडी भी चेंज होती रहेगी, तो इसको भी चेंज होते रहना चाहिए। तो इसके लिए आपने ये ऑप्शन चूज़ करना है एक्सप्रेशन का। तो अब हमें यहाँ से ये वेरिएबल आईडी वाला लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब जब भी कोई आईडी आएगी इस फ़ील्ड में ये उसको लेगा, ये फ़िक्स वेरिएबल नहीं होगा, इस पे कोई आईडी फ़िक्स नहीं रहेगी। जैसे मैं न्यू फ़ाइल अपलोड करूँगा, ये आईडी चेंज हो जाएगी और वो आईडी इसके साथ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। हम इन सारे स्टेप्स को एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं। मैं एग्ज़ीक्यूट वर्कफ़्लो पे क्लिक करता हूँ। अब देखें कि फ़ाइल डाउनलोड होके हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने इसके साथ वेक्टर डेटाबेस को इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हमने डिसाइड ये किया था कि हम पाइनकॉन जो वेक्टर डेटाबेस है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ से आपने ये ऑप्शन चूज़ करना है ऐड डॉक्यूमेंट्स टू वेक्टर स्टोर, और अब यहाँ पे हमें इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो क्रिएट करने हैं। क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। इसके क्रेडेंशियल की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। हम इस पे आते हैं, तो ये बता रहा है कि हमें इसके लिए एपीआई की चाहिए होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे अकाउंट बनाना है पाइनकॉन में जाके। हम यहाँ पे आएँगे और साइन अप कर लेंगे। हम कंटिन्यू विद गूगल करते हैं और यही अकाउंट में यहाँ पे चूज़ करता हूँ। इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आपने जो इसके ऑप्शन है वो चूज़ करने हैं, इसको हम फ़िलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। ये हमारे पास उसने एक डिफ़ॉल्ट एपीआई की जनरेट करके दे दी है। आप इसको यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये एपीआई की बेसिकली हमें चाहिए होगी यहाँ पे ऐड करने के लिए। यहाँ पे आपने आ जाना है क्रेडेंशियल पे, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, और यहाँ पे हमने वो एपीआई की पेस्ट कर देनी है। यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। अभी वो कनेक्शन को टेस्ट कर रहा है। तो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने पाइथन डेटाबेस में आते हैं। यहाँ पे आपने क्रिएट इंडेक्स करना है। अपने चैटबॉट से रिलेटेड, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे इंडेक्स का कोई भी नाम दे सकते हैं।
ये मैंने अपने इंडेक्स का यहाँ पे नेम जो है n8n चैटबॉट रख दिया। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में आप जो है वो मॉडल चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको चूज़ कर देते हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने होस्ट किया हुआ है। इसको हम फ़िलहाल के लिए यूज़ करते हैं। इसकी यहाँ पे ये जो डायमेंशन वगैरह है, सारी चीज़ें डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मज़ीद इसकी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्रिएट इंडेक्स करेंगे। अब ये इंडेक्स हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये इंडेक्स रेफ़र करेगा एज़ आप कह सकते हैं कि ये एक हमारी डेटाबेस है। यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अब हम अपना रिकॉर्ड जो है वो एन10 से वहाँ से पुश करेंगे और यहाँ पे उसको ऐड हो जाना चाहिए। हम अपने एन10 में वापस आते हैं। यहाँ से अगर मैं सर्च करूँ तो मेरे पास ये एन10 चैटबॉट वाला जो इंडेक्स अभी हमने क्रिएट किया वो यहाँ पे मुझे मिल चुका है। अब एम्बेडिंग बैच साइज़ क्या होना चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैं इसको स्टेप को यहाँ से एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ सेटिंग में हमें मज़ीद 2 चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। एक तो हमें डाटा लोडर ऐड करना है। डाटा लोडर क्या करेगा, जो डाटा हमें यहाँ से फ़ाइल से रिसीव हो रहा है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हुए पूरा का पूरा लोड कर देगा और वो फिर वेक्टर डाटाबेस को एम्बेडिंग जो मॉडल है उसको देगा। एम्बेडिंग मॉडल आगे वेक्टर डाटाबेस को फॉरवर्ड करेगा हमारा डाटा। यहाँ से हमने डिफ़ॉल्ट लोडर चूज़ करना है। टाइप ऑफ डाटा हमारे पास डाटा ये बाइनरी में आ रहा है, ये जेसन में नहीं आ रहा है। जेसन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वो किस तरह से होता है। हम यहाँ से बाइनरी चूज़ करेंगे, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ से हम एम्बेडिंग मॉडल्स में आ जाएँगे। हमने यहाँ से एम्बेडिंग मॉडल जेमिनी को चूज़ करना है। इसके लिए हमें क्रेडेंशियल क्रिएट करने पड़ेंगे। इसका भी वही तरीक़ेकार है जो हमने अपने प्रीवियस मेक.com के जो लेक्चर्स हैं उसमें देखा। आपने आ जाना है यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो में। यहाँ से गेट एपीआई की पे आप जो नई आपकी एपीआई कीज़ हैं वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी जो है ना वो कीज़ बना रखी हैं। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर जो व्हाट्सएप वाला था मेक.com के ऑटोमेशन, वहाँ पे बनाई थी। हम यहाँ से वही कॉपी कर लेते हैं और उसको पुट कर देते हैं अपने एन10 के अंदर। ये एपीआई की मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ और ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। हम इसको अलाइन कर लेते हैं। हम इसको अब ट्राई करके देखते हैं, एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। मैं अपना फ़्लो यहाँ से एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। यहाँ से हमें फ़ाइल मिल चुकी, फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी, डाटा लोड हो गया। अभी उसको वेक्टर्स में पहले चंक्स में बना रहा है, फिर उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हुए वेक्टर डाटाबेस को हमारी पाइनकोन जो डाटाबेस है ना, उसमें फॉरवर्ड करते जा रहा है। जैसे सारे का सारा डाटा वहाँ पे सेव हो जाएगा, तो ये हमें यहाँ पे ग्रीन शो हो जाएगा। हमारा ये जो वेक्टर डाटाबेस वाला फ़ंक्शन था ना, ये काम नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें ये एक एरर देखने को मिला है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने सेटिंग्स में देखे ये डायमेंशन, तो ये डायमेंशन मैच नहीं कर रही हमारे जेमिनी के मॉडल के साथ। हमें सबसे पहले इसको यहाँ पे जेमिनी मॉडल में आना है। यहाँ से हमें वो मॉडल चूज़ करना है जो कि इसके साथ मैच कर रहा होगा। मैंने इसके जेमिनी के मॉडल्स को चेक किया, कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो कि हमारे इस डायमेंशन के साथ मैच कर रहा होगा। तो हम क्या कहते हैं, अपनी वेक्टर डाटाबेस के अंदर हम जो है ना वो सेटिंग ऐसी करते हैं जो कि इस हमारे जेमिनी मॉडल के साथ मैच कर रही होंगी। हम अपनी वेक्टर डाटाबेस में आते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू इंडेक्स जो है ना क्रिएट कर लेता हूँ। एनी10 और यहाँ से अब मैं कस्टम सेटिंग इसकी करूँगा और डायमेंशन मैंने अब रखनी है 786 जो कि हमें देखने को मिली थी अपने ये जेमिनी के मॉडल में। तो हमारे जेमिनी की मॉडल की जो डायमेंशन है वो है 768। सॉरी, यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ 768 और यहाँ से हम जो है ना इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट हो चुका। इस इंडेक्स को अब हम ट्राई करके देखते हैं जेमिनी के मॉडल के साथ। मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ से हमें इंडेक्स जो है वो अब चेंज करना है। मैं यहाँ से एन10 वाला इंडेक्स चूज़ करूँगा और अब हम इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अब हमारा फ़्लो जो है ये एग्ज़ीक्यूट हो चुका है। हमारी जो डायमेंशन थी पहले वो मैच नहीं हो रही थी हमारी जेमिनी मॉडल की और जो हमने वहाँ पे इंडेक्स क्रिएट किया था। अब हमने कस्टम सेटिंग करके ये चीज़ जो है सेटअप कर ली है। अब हमारे दोनों की डायमेंशन जो है ये मैच कर रही है। ये मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब हमारा जो फ़्लो है ना पहले वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम अपने वेक्टर डाटाबेस में आते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे वेक्टर्स के अंदर मेरे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो चुकी है। वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने पीडीएफ फाइल में डाली थी वो यहाँ पे मेरे पास सेव हो चुकी है।
अब हमारा नेक्स्ट फ्लो ये है कि हमने इसके लिए चैटबॉट क्रिएट करना है। आप सेम फ्लो के अंदर भी चैटबॉट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जब मेक डॉट कॉम में थे हम, तो हम मेक डॉट कॉम में एक फ्लो के अंदर सिर्फ़ एक ही ट्रिगर ऐड कर सकते थे। इस पे आप मल्टीपल ट्रिगर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और ऐड नोट करता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रिगर जो ऐड करना है ना, वो है चैट। हम चाहते हैं कि हमारा फ्लो ट्रिगर होना चाहिए चैट से। अब चैट के ट्रिगर के साथ हमने यहाँ पे ऐड करना है एआई एजेंट को, जो कि हमें रिस्पॉन्स वगैरह जनरेट करके देगा। आपने प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ से एआई के सेक्शन में आएँगे और एआई एजेंट यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। एआई एजेंट को कब ट्रिगर होना चाहिए, इसके प्रॉम्प्ट में क्या चीज़ें जानी चाहिए, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना डिफाइंड है कि हम जब चैट करेंगे तो चैट के अंदर से जो भी मैसेज आएगा, जो भी इनपुट आएगा, वो एज़ अ प्रॉम्प्ट चले जाएगा हमारे एआई एजेंट को। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये हमारे पास हमारा फ्लो है। अब देखें कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था, हमारे पास ये जो 3 ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने चैट मॉडल में। यहाँ पे आपने जेमिनी को चूज़ करना है और यहाँ पे कोई भी मॉडल आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एम्बेडिंग मॉडल्स नहीं है जेमिनी के, बल्कि ये जो नॉर्मल एलएलएम मॉडल्स हैं, ये वो वाले मॉडल हैं। ये हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देंगे, जो हमें वेक्टर डेटाबेस से आएगा उसके मुताबिक। सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे चूज़ करनी है टूल्स। टूल्स में आपने सर्च करना है पाइनकोन को। चूँकि हमने पाइनकोन की वेक्टर डेटाबेस यहाँ पे इंटीग्रेट की हुई है, तो यहाँ से मैं अपना इंडेक्स चूज़ कर लेता हूँ। ये अभी हमने न्यू ही क्रिएट किया। डिस्क्रिप्शन में आपने ये बताना है कि इसमें कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव आपने की हुई है इस वेक्टर डेटाबेस के अंदर, जो अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी अपने जो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें लिख के रखी हुई है। ये है मेरी पाइनकोन की डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब पाइनकोन के साथ हमारे पास एक जो रिक्वायर्ड चीज़ है, वो है हमने एम्बेडिंग मॉडल को इंटीग्रेट करना है। सेम हम आएँगे जिस तरह से हमने अपने फ्लो में इंटीग्रेट किया, यहाँ से हम जेमिनी को चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपने वही मॉडल चूज़ करना है जो आपने अपने फ्लो में पहले चूज़ किया था। ये हमारा यहाँ पे पाइनकोन भी इंटीग्रेट हो चुका। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। इसके साथ चैट करने के लिए हमारे पास ये बॉटम पे ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ पे इसको हेलो लिख के मैसेज करता हूँ। अब इसका रिस्पॉन्स जो है वो अब हम देखते हैं। इसने हमें रिस्पॉन्स दिया, हेलो हाउ आई कैन हेल्प यू। ये हमें इसने जो जनरल रिस्पॉन्स है ना, वो ही जनरेट करके दिया। हम अपने फ्लो में वापस आते हैं। अगर हम फ्लो देखें तो ए एजेंट के बाद ये पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस में नहीं गया, बल्कि डायरेक्टली जेमिनी के मॉडल में चले गया और इसने रिस्पॉन्स जनरेट करके मुझे दे दिया। उसकी एक वजह ये है कि हमने एक चीज़ यहाँ पे मिस की। जब हम ए एजेंट में आते हैं तो आपको याद होगा कि हम सिस्टम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड करते थे, जिसको हम सिस्टम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। हमने ऐड ऑप्शन में आना है और ये है हमारे पास सिस्टम मैसेज। हमने यहाँ पे अब सिस्टम को बताना है कि इसने किस तरह से बिहेव करना है, कब-कब इसने टूल्स को यूज़ करना है और किन टूल्स को यूज़ करना है। हम एक से ज़्यादा भी टूल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने वेक्टर डेटाबेस ऐड किया, हम गूगल शीट डिफरेंट टूल्स भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, इसको तरीक़ाकार बताना है कि कब और कैसे इसने टूल को यूज़ करना है। ये भी चीज़ मैं ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लिखी हुई है। मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये सिस्टम के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐड कर दी कि इसने किस तरह से बिहेव करना है और किस पर्पज़ के लिए ए एजेंट को हम यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ से अब इसको सेव करता हूँ। हम अपने चैट वाले सेक्शन में दोबारा वापस आते हैं। अब मैं इसको मैसेज करता हूँ हेलो का। ये इसने जो ग्रीटिंग वाला मैसेज किया है ना, चूँकि इसमें कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है डेटाबेस से आने वाली नहीं है, तो इसलिए इसने डायरेक्टली जेमिनी मॉडल को यहाँ पे इंटरैक्ट किया और हमें जो इसका रिप्लाई है वो जनरेट करके दे दिया। हम इसको मज़ीद जो है ना चैट में टेक्स्ट करके देखते हैं। हम इससे लोकेशन की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब जैसे हमने इससे लोकेशन की इन्फॉर्मेशन जो थी वो डिमांड की, अब ये ले गया हमें पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस के अंदर। वहाँ से ये एम्बेडिंग मॉडल ने वेक्टर्स में सर्च किया मेरी क्यूरी को और इसने वो इन्फॉर्मेशन जो इसको मिली, वो ला के दे दी जेमिनी मॉडल को और जेमिनी मॉडल ने मुझे उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके यहाँ पे आंसर कर दिया। तो ये हमारा था चैट मॉडल का फ्लो। मैं यहाँ से इसको जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये है हमारा फाइनल चैटबॉट का फ्लो।
अब एक चीज़ इसमें रह गई है, वो ये है कि हमने यहाँ पे मेमोरी ऐड करनी है। मैं मेमोरी पे क्लिक करता हूँ तो सिंपल मेमोरी हम ऐड करते हैं, ताकि जैसे ही सेशन क्लोज़ हो तो मेमोरी भी हमारी यहाँ से रिमूव हो जाए। तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप कितने मैसेजेस यहाँ पे सेव करना चाहते हैं प्रीवियस वाले। ये मेमोरी भी हमारी यहाँ पे सेव हो चुकी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि इस चैटबॉट को हमने पब्लिक करना है। उसके लिए आपने अपने चैट वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये आपके पास इसका यूआरएल है चैट का, जिसको हम वेबहुक वगैरह भी बोलते हैं। यहाँ पे मोड अगर चूज़ करें तो एम्बेड करना चाहते हैं आप चैट को, या होस्ट करना चाहते हैं, तो हम अभी यूज़ करते हैं एम्बेड चैट। यहाँ पे उसने हमें एक नोटिफिकेशन दिया है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस जो चैट मॉडल है इसको अपनी वेबसाइट पे किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हमारे पास व्यू होगा हमारे चैट मॉडल का, जब हम इसे एम्बेड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे अगर आएँ तो ये सीरियल एम्बेड का जो ऑप्शन है ना, आपने ये वाला कोड कॉपी करना है और इसको हमने अपनी वेबसाइट पे जाके इंटीग्रेट कर देना है। ये कोडिंग वाला जो सेक्शन है ना, ये डेवलपर से रिलेटेड है। अगर आप तो डेवलपमेंट जानते हैं, या आप नॉर्मल वेबसाइट चला रहे हैं शॉपिफ़ाई पे या वर्डप्रेस पे जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप प्लगइन्स के थ्रू इस कोड को अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई कस्टम कोड पे बनाई गई है वेबसाइट कस्टम डेवलपमेंट पे, तो उसके लिए ये कोड आपने डेवलपर को प्रोवाइड कर देना है। तो डेवलपर इसको इंटीग्रेट कर देगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ उसे लोग जो है चैट कर सकेंगे। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हम इसको अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करके देखते हैं। ये यहाँ पे मेरी वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे अगर आपने बनाई है तो आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आपने शॉपिफ़ाई वगैरह पे बनाई है तो उसकी जो ऐप्स होती हैं उनके थ्रू भी आप इस कोड को एम्बेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लगइन्स में आता हूँ, मुझे यहाँ पे न्यू प्लगइन एक ऐड करना है कोड का। यहाँ पे मैं कोड सर्च कर लेता हूँ। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, आप इसको थीम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, हेडर के अंदर जो कोड वगैरह है वो ऐड कर सकते हैं, तो आप प्लगइन के बगैर भी कर सकते हैं। वरना ये काम आप डेवलपर्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं जिसने वेबसाइट बनाई है। अगर तो कस्टम डेवलपमेंट में, तो फिर आप उसको ये कोड जो है वो फॉरवर्ड कर दें कि इसको अपनी वेबसाइट पे आप एम्बेड कर दें। मैं यहाँ पे स्निपेट्स में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू स्निपेट जो है वो ऐड करता हूँ। आपने ये देखना है कि स्निपेट किस टाइप का है, तो हमने यहाँ पे एचटीएमएल को चूज़ करना है और यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं सेव करके एक्टिव कर देता हूँ। अब मैं अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे जाके देखता हूँ। अभी हमारे पास ये अवेलेबल नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लोकेशन का इशू था, ये लोकेशन मैंने यहाँ पे हेड सेक्शन में कर दी है। अब इसको मैंने यहाँ से सेव किया है। अब जब हम अपनी वेबसाइट पे जाएँगे, रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास चैट बॉक्स जो है यहाँ पे आ चुका है। मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसका जो व्यू है ना वो आ रहा है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं, हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। अ, हम यहाँ पे डाउन जाते हैं, तो ये हमें इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो यहाँ पे इसने प्रोवाइड की हुई है। अगर इनिशियल मैसेज को हम चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह अभी जो आप देख रहे होंगे कि वेबसाइट पे ये मैसेज आ रहा है, तो हम इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, हम अपने इस सेक्शन में आएँगे और क्रिएट चैट के अंदर यहाँ पे कॉमा के साथ मैं इनिशियल मैसेज ऐड कर दूँगा। यहाँ पे इनिशियल मैसेज जो है वो मैं चेंज करके अपने लिहाज़ से यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करें, तो इस मैसेज को चेंज हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब मैसेज जो है वो चेंज हो चुका है। तो आप इस तरह से इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फ़ॉलो करते हुए अपने इन जो चैट बॉट है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो थी वो यहाँ पे रह गई कि यहाँ पे अब हमने अपना जो यूआरएल है चैट का वो पेस्ट करना है। वो यूआरएल हमें कहाँ मिलेगा? वो यूआरएल ये वाला यूआरएल होगा। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके इसको आप पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस चैट मॉडल के साथ यहाँ से चैट करके चेक करते हैं। इससे पहले हमें अपने फ्लो को यहाँ से एक्टिव करना पड़ेगा। हम अपने फ्लो में वापस आते हैं, यहाँ से इसको सेव करते हैं और यहाँ से इसको एक्टिव कर देते हैं। ये हमारा फ्लो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। हम अपने फ्लो में वापस आते हैं तो यहाँ पे ये एक्टिव शो हो रहा है। मैं अपने चैट बॉक्स पे यहाँ पे वापस आता हूँ। मैं यहाँ पे हेलो का मैसेज सेंड करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा फ्लो एग्ज़ीक्यूट हुआ या नहीं हुआ।
तो हम अपने फ़्लो में वापस आते हैं, एग्ज़ीक्यूशन में वापस आएँगे, तो ये देखें कि हमारा फ़्लो यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो चुका है। अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं कि क्या मैसेजेस वगैरह आए हैं, तो आप देखें कि ये हेलो का मैसेज मैंने वहाँ से सेंड किया और ये उसको रिस्पॉन्स जो है वो सेंड हो चुका है। अगेन अगर हम इसको एग्ज़ीक्यूट करके देखें, तो आप देखें कि यहाँ पे एक नई एंट्री हो जाएगी। ये लास्ट एंट्री हमारे पास 3 बज के 2 मिनट 56 सेकंड की थी। हम अगेन मैसेज करके देखते हैं ताकि हमें वेरीफ़ाई हो सके कि ये मैसेज हमारे उस चैट बॉक्स से ही आ रहे हैं। मैं यहाँ पे इसे मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे आपकी लोकेशन चाहिए। अब हम देखते हैं कि दोबारा से एग्ज़ीक्यूट हो रहा है यहाँ पे हमारा फ़्लो या नहीं हो रहा। आप देखें कि यहाँ पे एक नई एग्ज़ीक्यूशन ऐड हो चुकी है, हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री में ऐड हो गई है। अगर हम अपने चैटबॉट में वापस आए तो ये हमें उसने यहाँ पे रिज़ल्ट में उसका एड्रेस जो था, लोकेशन जो हमने डिमांड की थी, वो यहाँ पे ऐड कर दी है। अब मैंने मेन्यू के लिए इसको मैसेज किया कि मुझे आपके मेन्यू की लिस्ट चाहिए कि आपके रेस्टोरेंट में कौन-कौन सी जो फूड्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसने यहाँ पे उनकी जो डिटेल थी ना वो मुझे प्रोवाइड कर दी। आप अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देते हुए इस तरह से जो रैग बेस्ड चैटबॉट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो ये कोड वगैरह आप जीपीटी से शेयर कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक ये इसके कलर्स अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसका वो टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी या जेमिनी से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। आपको खुद अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, तो आप एआई की मदद से इन सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड फ्लो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये हमने जो अपने 2 फ्लो फाइनल क्रिएट किए थे उनको हम समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमने फ्लो बनाया इसमें हमने जो ट्रिगर रखा था वो एग्जीक्यूशन का कि मैनुअल ट्रिगर हो और देन हमने गूगल ड्राइव में से फाइल को सर्च किया, उसको डाउनलोड किया और अपनी वेक्टर डेटाबेस के अंदर उसको सेव कर दिया एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू। सेकंड हमारा फ्लो ये था कि हमें मैसेज आया, वो ए एजेंट को फॉरवर्ड हुआ। ए एजेंट ने वेक्टर डेटाबेस में से जाके सर्च किया। एम्बेडिंग मॉडल को जब वो इन्फॉर्मेशन फाउंड हुई, उसने वो वापस ला के जेमिनी मॉडल को दी और जेमिनी मॉडल ने हमें रिस्पॉन्स जनरेट करते हुए रिप्लाई कर दिया। ये था हमारे पास सिंपल रैग बेस्ड चैटबॉट। इसके आगे का वर्कफ्लो वो आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, बिजनेस की नीड के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी मिसाल अगर लें कि ये एक मैंने फास्ट फूड के रेस्टोरेंट के लिए डिज़ाइन किया। अब आप चाहते हैं कि इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग भी शामिल हो। आप चाहते हैं कि जैसे ही ऑर्डर आए मेरी टीम को भी इन्फॉर्म होना चाहिए। हमारे जो शेफ़ हैं उनको भी ईमेल चली जानी चाहिए या उनको भी मैसेज चले जाना चाहिए। तो वो आगे की प्रोसीडिंग फिर आप यहाँ से जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं या आप टूल्स के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी गूगल शीट को। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बिज़नेस के नीड के मुताबिक कर सकते हैं। आप इसकी इस तरह से मिसाल लें कि जिस तरह हमने मेक डॉट कॉम पे व्हाट्सएप की जो ऑटोमेशन बनाई, तो उसमें हमने डिफरेंट सिनेरियो बनाए थे। एक अपॉइंटमेंट सिस्टम हमने बनाया था जिसमें अपॉइंटमेंट हो भी सकती थी, कैंसल भी हो सकती थी, रीशेड्यूल भी हो सकती थी। तो सेम वही आप सिनेरियोज़ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके बिज़नेस के मुताबिक होंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊँगा कि किस तरह से ऑटो ब्लॉगिंग का पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है। हम N10 में सीखेंगे कि किस तरह से हम ऑटोमेशन कर सकते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट की। आप सिर्फ कीवर्ड्स या आप पोस्ट का टाइटल जो है वो अपने गूगल शीट में ऐड करेंगे और वहाँ से वो सारे का सारा आर्टिकल आपका जनरेट होगा खुद ब खुद, उसकी इमेज जनरेट होगी खुद ब खुद और वो सारे का सारा आर्टिकल पोस्ट हो जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी वेबसाइट पे। तो ये हम देखेंगे कि इसकी ऑटोमेशन किस तरह से डिज़ाइन की जाती है। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए, एआई को सीखने के लिए, ऑटोमेशंस को सीखने के लिए आप मेरे चैनल एआई विद मोहम्मद को फ़ॉलो कीजिएगा, मुझे सोशल मीडिया पे भी फ़ॉलो कीजिएगा और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख कर इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।